नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले तो आज मैं ऐसे एक कमोडिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि एक बॉन्ड के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि ज़्यादातर जो लोग हैं बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। ऐसे ही एक वीडियो मैं आज कमोडिटी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, जैसे सिल्वर, चांदी, है ना, या गोल्ड, या कोई भी कमोडिटी जो MCX में ट्रेड होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में NSE में या BSE में कोई शेयर ट्रेड होते हैं, वैसे ही MCX में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसके अंदर कमोडिटी ट्रेड होती है। कमोडिटी में क्या हो सकता है, देखो, एग्री कमोडिटी भी होती है, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, ज्वार, गुड़, शक्कर, ये क्या है, एग्री प्रोडक्ट है। ये भी कमोडिटी में एक्सचेंज होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसान है ना, वो शेयर मार्केट को नहीं समझता, उसने सोचा कि मैं क्यों ना कमोडिटी में एक्सचेंज करूं, मतलब कोई ना कोई, उसने सपोज करो मूंगफली दाना खरीद लिया, है ना। मूंगफली दाना मान लो 60 रुपये किलो चल रहा है, उनने 60 रुपये किलो के रेट में ट्रेड कर लिया और फ्यूचर का भाव कर लिया कि भाई मुझे 60 रुपये केजी के रेट से एक कुंटल दाना कितने का हो गया भाई, 60 = 100, तो 6,000 का हो गया। तो उससे मात्र 10%, 600 रुपये लेकर के एक्सचेंज जो है वो सब 1 कुंटल मूंगफली की ट्रेड दे देगी, है ना, आने वाले महीने की, या जब कभी वो लेगा, जोन सा भी फ्यूचर की ट्रेड लेगा। अब इस बीच में अगर उसका 60 का दाना 62 हो गया, 63 हो गया, 65 हो गया, तो 65 में बेच देगा, मतलब उससे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिंपल हो गया। ये एग्री कमोडिटी होती है। जैसे मैं आपको MCX के बारे में बताने जा रहा हूँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। उसमें आप और भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे मैं सिल्वर की बात करता हूँ, जैसे जब चांदी 1,50,000 पे चली गई थी, उस समय पे अगर आप MCX में ट्रेड करते, है ना, या फ्यूचर का काम करते, आपने माने 1 kg, या क्योंकि उसमें लोट रहते हैं भाई, सोना जो होता है वो 100 ग्राम पे भी होता है और 10 किलो पे भी होता है, 1 किलो पे होता है और 100 ग्राम पे होता है, 8 ग्राम पे भी होता है। ऐसे ही जो चांदी है, वो चांदी 10 किलो की एक लोट होता है, 10 किलो का एक लोट होता है, फिर 1 कुंटल की होती है, 30 किलो का एक लोट होता है, इस तरह से लोट होता है। मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो चांदी का भाव चल रहा था 1,50,000 रुपये, आपने 30 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया कि भाई मुझे 1.5 लाख रुपए के भाव से 10 किलो चांदी दे दो, तो कितने की हुई, 1.5 लाख = 10, मतलब 15 लाख की, 15 लाख की चांदी होगी। तो आपसे वो 10% पैसा लेगा, जो भी ब्रोकर है। ज़्यादातर जो MCX में काम करते हैं वो करते हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, जो शेर खान जैसे है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो क्या है, थोड़ा सा बचते हैं, मतलब लोग बाग करते हैं, बस उसमें सही सलाह ना मिलने का कारण नुकसान कर लेते हैं। तो मैं तुमसे एक रियल एडवाइस देना जा रहा हूँ। तो क्या है, मान लो तुमने 10 किलो चांदी खरीद ली 1.5 लाख के भाव से, 1,50,000 का भाव चल रहा था, आपने 10 किलो चांदी खरीदी, मतलब 15 लाख की। तो आपसे 15 लाख का 10% मार्जिन लेंगे, वो कितना, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में आपको 3 महीने बाद की है, जब कभी आप कमोडिटी में एक्सचेंज करना चाहोगे, तब का आपको वे 10 kg का भाव का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अब ये इसमें देखो, कॉल और पुट भी होता है और एक फ्यूचर भी होता है। फ्यूचर हमेशा ज़्यादा सेफ रहता है। फ्यूचर में क्या सेफ रहता है, सपोज करो तुमने 10 किलो चांदी ली और 1.5 लाख का भाव चल रहा है, तुमने आज खरीदी, अभी मतलब आज है तारीख 12 तारीख, तुमने 12 तारीख में चांदी खरीदी, 1.5 लाख के रेट से खरीदी, और तुमने खरीदी आने वाले मार्च तक के लिए कि भाई 31 मार्च तक, ये 5 मार्च तक का या 31 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इस बीच में अगर चांदी में 1.5 लाख की जगह 1,40 होगी, तो 10 लाख का आपको लॉस हो गया। रियल में लॉस नहीं है, वो मार्क टू मार्जिन है, आपको अपना जो मार्जिन है वो मेंटेन करके रखना है। और अगर वो चांदी 1,80,000 चली गई तो आप उसे बेच भी सकते हो, है ना। अब इन केस ऐसा समझो कि चांदी ना ऊपर गई ना नीचे गई और वो आपके पास में है, आपको लगता है कि यार मैं इसकी डिलीवरी लेना चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। डिलीवरी का मतलब ये है कि यार मुझे तो चांदी बुलानी है, तो आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हो। मान लो 10% आपने जमा कर रखा है, अब बचा हुआ जो 90% है उसका आप उस पर पैसे ऐड कर दो और बोल दो कि मेरे को फिजिकली इसकी डिलीवरी दे दो, तो वो आपके अकाउंट, मतलब वो बता देंगे, जहाँ का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अहमदाबाद का होगा या बम्बई का होगा, वो आपकी फिजिकली आपको डिलीवर्ड हो जाएगी, ठीक है।
एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है, मान लो चांदी का तुमने 1.5 लाख रुपए में 10 किलो चांदी खरीदी थी, 15 लाख का माल खरीदा था। अब जो बचे हुए पैसे हैं ना, ये एमटीएफ के जैसे नहीं है कि इस पर आपको इंटरेस्ट देना है, कुछ नहीं है। ये तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं केवल। आप समझो कि भाव चल गया 1,54,000, 1,52,000 में आपने खरीदी, 1,54,000 का रेट चला गया। आने वाले 3 महीने बाद जब का आपने समय रखा, तो उस डेट में अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट को आप अगले नेक्स्ट के लिए रिन्यू नहीं कर रहे, रिन्यू कर दोगे तो ठीक है, और अगर रिन्यू नहीं कर रहे तो जो रेट पे भी चांदी है उस रेट पे चांदी बिक जाएगी। और जो आपके पैसे लगे हैं ना, जो 1.5 लाख लगे थे, अगर उस समय चांदी का रेट मान लो 160 हो गया तो 16 लाख की चांदी बिकी, और आपने लगाए थे उस समय 152 थी, तो 8,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट किसका है? वो आपका है। वो जो पैसा आपने जमा करा ना 10%, वो पैसा कहीं नहीं गया। ये मान लो, कभी सोचो कि वो पैसा कहीं चला गया, पैसा कहीं नहीं गया, पैसा आप ही के पास में है। वो ज़्यादातर लोग नॉलेज ना होने के कारण, जैसे मैं, मेरे क्लोज मित्र हैं, मतलब बहुत, बसंत जी हैं, मैं उनसे आज चर्चा कर रहा था, क्योंकि मैं एकदम सब कुछ बता दूंगा तो वो तो मतलब आदमी का माइंड तो कोई एक चीज़ को पहले समझे फिर अगली चीज़ पे बढ़े। जैसा कहावत है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, और माली साचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे आदमी करेगा जब भी तो उस लेवल पे पहुंच पाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपने सोना खरीद लिया, मान लो अभी गोल्ड का रेट मान लो 1,20,000 पे पहुंच गया था, तुमने क्या 100 ग्राम सोना खरीद लिया, 12 लाख का हुआ है ना। और आपने कब का खरीद लिया? मान लो मार्च का खरीद लिया, आपको 12 लाख पर 10% का मार्जिन लगा, मतलब कितना लगा? 1,20,000। 1,20,000 पे आपने मार्च 2026 के लिए 100 ग्राम सोना खरीद लिया। सेम कंडीशन इस पे भी लागू होती है। आप बुला भी सकते हो, अगर आपको डिलीवरी लेनी सपोज करो तो आप बोल सकते हैं कि हमें फिजिकली डिलीवरी दे दो, तो आपको फिजिकली डिलीवरी मिल जाएगी बाकी का पैसा जमा करके। इन केस अगर अभी की डेट में आप उसे रोक के रखते तो आपको 1 ग्राम पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा, 1,20,000 में लिया 12,000 का प्रॉफिट हो रहा, और आपने 100 ग्राम लिया है तो 1,20,000 का शुद्ध मुनाफा हो जाता भाई। 12,000 = 10, तो 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाता। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो उस लॉट के ऊपर होगा जितने रुपए का आपने ले रखा है। पैसा जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना कि जो फ्यूचर MCX में जो आपने 10% मार्जिन दे के और ट्रेड ली है, मान लो आपने सपोज करो 100 ग्राम सोना लिया, सोने का भाव चल रहा अभी 1,34,000, ऐसा समझ लो 1,34,000, 100 ग्राम सोना हो गया 13,40,000 का। तो 13,40,000 का अगर 10% मार्जिन मांगता है आपसे वो, तो 1,34,000 रुपये मांगेगा। अब सोचो कि अगर ये सोना आपने मार्च का लिया और मार्च में जीरो हो गया, माने कभी सोना तो जो जीरो होगा नहीं, ऐसा समझ लो 1,40 भी नहीं हुआ, 1,34 भी, 1,34 का 1,34 ही रहा है ना, और आपने जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी आ गया, तो आपका 1,34 में सोना बिक जाएगा, और जितना रुपया आपने जमा किया 10% वो आपके पास ही रहेंगे, पैसे कहीं नहीं जा रहे ना। उसमें आपको MTF वाली कोई रूल है कि यार मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, उसमें बाकी का पैसा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है, लॉस भी होता है। अगर सपोज करो सोना भी 1,34,000 चल रहा है, आपके पास 100 ग्राम सोना है, आपके डीमेट अकाउंट में दिखेगा, वो सब कुछ होगा। आपने अगर वो सोने का रेट आ गया 1,20,000, तो आपको लॉस कितने का दिखेगा कि यार लॉस हो गया 1,20,000 का। तो रियल में ये MCX पे होता है। चूँकि मैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, BSC, NSC, मतलब मैं तो सब चीज़ों का है, तो इसलिए मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा था कि आदमी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा वो धंधे को नहीं समझ पाएगा। स्टॉक क्या है भाई? किसी शेयर के अंदर उतार चढ़ाव आता कंपनी के द्वारा लिए गए डिसीजनों से। और जो व्यक्ति MCX में काम करता है, ज़्यादातर MCX में काम कौन करता है? MCX में काम करते हैं बड़े व्यापारी। मान लो मेरे पास में 1 करोड़ रुपया है, ऐसा समझ लो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, और 1 करोड़ रुपये में मैंने सोने का रेट चल रहा था मान लो 1 लाख रुपया, और 1 करोड़ रुपये में मैंने 10 किलो सोना खरीद लिया। कितने खरीद लिया? 10 किलो। आएगा तो वैसे 1 लाख का भाव है, तो 1 लाख = 10, तो 10 किलो सोना नहीं आएगा, 1 किलो सोना आएगा 1 करोड़ में। लेकिन मैं MCX पे जाकर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे जा करके, मेरा डीमेट अकाउंट में जो MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, वो एक्टिवेट है। मैंने 10 किलो सोना खरीद लिया और सोने का रेट हो गया 1,34,000,
ठीक है। तो 34,000 मुझे 1 किलो पर प्रॉफिट हुआ, तो 34,000 इज इक्वल टू 10, तो 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। गलत नहीं, सॉरी 3.5 लाख का नहीं भाई साहब, 35 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1 लाख का भाव था, मैंने लिया 10 किलो, कितने का? 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ रुपये मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ टोटल? नेट मुझे हुआ 34 लाख का प्रॉफिट। तो जो बड़े लोग हैं, टॉप मतलब जो रिस्क थोड़ा सा कंफर्ट लेकर चलना चाहते हैं, वो ज़्यादातर MCX में कारोबार करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो होता प्रो ट्रेडर, तो जो प्रो ट्रेडर होता है वो तो खतरनाक ट्रेडर होता है, वो तो समझ लो घर से निकला सल्फाज खा के, वो मरना तय है। जो पानी के ठेले पे खड़ा था, उनने सोचा यार फलाना आदमी करोड़पति बन गया, मैं भी बनूंगा, कुछ भी हो जाओ, वो प्रो ट्रेडर है। दूसरा आता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो थोड़ी बहुत पैसे गंवा दिया होता है, 1,50,000, वो हाथ जलाए बैठा होता है, तो उस पर जो 1-8 लाख रुपए रहते हैं वो कर्जे के रहते हैं, मतलब थोड़ा ठीक है तो उधार पुधार का, तो वो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता, वो इंटरडे करता है कि यार 10 रुपये ले लिया, 12 में बेच दिया, 12 में लिया, 15 में बेच दिया। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो रियल में ट्रेडर विदाउट इन्फॉर्मेशन रहता है कि कोई स्टॉक अगर भाग रहा है तो देख लेता आज ये स्टॉक 7% में भाग गया, उसे पकड़ लेता, वो उसमें डेड कैट बाउंस है क्या है उसे कोई मतलब नहीं। चौथा आता है जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्म इन्वेस्टर। इन्फॉर्म इन्वेस्टर जो होता है उसकी एक खूबी होती है, खूबी ये होती है कि वो कोई भी काम करता है ना, वो बिना अपने लीगल एडवाइज़र से पूछ के नहीं करता। मतलब समझो, ऐसा समझो कि आप एक बड़े व्यापारी हो और आपने एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर रखा है, जिससे कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कानूनी मामलों के लिए आपने एक वकील हायर कर रखा है, जिससे अगर कोई कानूनी केस आता है तो आपको वो सलाह दे सके। ऐसे ही आपने अपने वित्तीय मामलों के लिए एक अलग से आदमी हायर कर रखा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सही डिसीजन दे, उसे बोला जाता है इन्फॉर्म इन्वेस्टर। अब चौथे तक तो आदमी तब पहुंचता है जब लूट पिट लेता है। कोई भाग्यशाली रहे तो डायरेक्ट वो चौथे में चला जाए, मतलब समझदार रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं पहुंचता। आगे चलते हैं। शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा बनता है MCX में। कोई स्टॉक खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, कोई MCX में कारोबार करने की रिकमेंडेशन नहीं है, बट केवल समझाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को पता रहे कि रियल में पैसा कहाँ है। और छोटे लेवल पर समझो, मैं बिल्कुल ऐसा समझा दूंगा कि दोबारा तो दिमाग लगाना ही नहीं। मान लो आपके पास में कोई भी 1.5 लाख का भाव चांदी का चल रहा है, ठीक है, चांदी का 1.5 लाख का भाव है, आपसे 15,000 रुपये ले रहा है वो 1.5 लाख के लिए। आपने 15 लाख रुपए हैं आपके पास में, आपने पास 15 लाख रुपये हैं, तो अगर वो 1.5 लाख की चांदी के लिए 15,000 ले रहा है, तो 15 लाख की चांदी के लिए वो 1.5 लाख लेगा, बराबर है। मतलब 10 किलो चांदी के लिए आपने क्या करा, 1 क्विंटल चांदी खरीद ली। कितनी खरीद ली? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल चांदी कितने की आई? मान लो 1.5 करोड़ की आई। आपसे कितने लेगा वो? MCX में 10% मार्जिन लेगा। कितने लेगा? मतलब 15 लाख रुपये। और चांदी का रेट अब हो गया कितना? मतलब 2 लाख पहुँच गया। अब आपकी 1 क्विंटल चांदी कितने की होगी? दिमाग लगा बाबू भैया, पैसे का चक्कर है भैया, पैसे का। कितने की होगी भाई साहब? 2 करोड़ की हो गई। ली कितने की थी? 1.5 करोड़ की। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 50 लाख। हाँ, कितने लगाए थे? 15 लाख। ये खेला है बाबू ये पैसे का। खैर वो विषय अलग है। मैं क्या थोड़ा सा फ्रेंडली इसलिए रहता हूँ कि ताकि आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और बिल्कुल ऐसा लगे कि मैं आपसे पर्सनली लीगली बात कर रहा हूँ। चलो आज नज़र डाल लेते हैं थोड़ा सा बाजार पे। आज FII DII के आंकड़ों पर नज़र डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज भी 1,114 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। हाँ जी, DII नहीं मान रही है, 75वें दिन भी 3800 कुछ करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। बाजार के अंदर तेज़ी कहाँ से लौटी है? देखो क्या है, बाजार अगले हफ्ते तो रहेगा अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि सेंटीमेंट अच्छे हैं। सेंटीमेंट क्या है कि मोदी जी की हो गई है ट्रंप जी से बात, और बात हो गई है काय को लेकर के, डील को लेकर के। 2 लीडर आपस में कान खजाए नहीं, वो अलग है,
अन्य ये पता चले बोलते आप सो वाह सो वाह सो, तो वो कुछ कह दें और कांड हो जाए। मोदी जी ने ट्रंप जी से बात कर ली, डील हो गई, नहीं हुई वो अलग विषय है, बाकी ज़्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। जिसमें भारत के दबाव को लेकर के भारत झेल रहा था एफडीए। एफडीए क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनियों को भारत को एफडीए को लेकर के 100% की मंजूरी मिल गई है और ये सोमवार में संसद में ये बिल पास हो जाएगा, पेश होगा, उसके बाद पास होना तय है, क्योंकि मेजोरिटी में सरकार है। ज़्यादातर जैसा शाह जी बोलते हैं देख ले रहे उसे पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्यों क्या, देखो क्या है, कुछ एंट्री बैरियर थे, जिन एंट्री बैरियरों को लेकर सरकार भी चाहती थी कि यार आप डील को लेकर कहाँ अटके हैं। जैसे वो अमेरिका चाहता था कि आप अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनियां हैं ना, उनमें विदेशी कंपनियों को एंट्री 100% कर दो। नहीं समझे? मतलब भारत में आज भी इंश्योरेंस को लेकर के ज़्यादातर लोग अवेयर्स है ही नहीं। 90% लोग इंश्योरेंस को इग्नोर मारते हैं। अगर वो 15,000 रुपये की स्कूटी लाएंगे तो पहले स्कूटी का इंश्योरेंस कराएं, कारण कि यार ये अगर ठोक गई पुट गई कुछ हो गया तो कम से कम ठीक तो हो जाएगी। लेकिन वो 200 मतलब करोड़ों रुपए का सौदा लेकर घूम रहे हैं, उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। मतलब आज भी मैं टियर 4 सिटी से आता हूँ, मेरे मतलब मेरठ से 20-25 किलोमीटर टाउन से हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि इंश्योरेंस को लेकर के लोग बाग अवेयर्स हैं ही नहीं। मतलब उन्हें बोल दो कि हेल्थ इंश्योरेंस कर दो, रहा हाँ मरन लग रहेगा सब, मार का पता रहा हमें पतवे जारी कर रहा ना मर रहे। अभी पेनिटेशन बहुत ज़्यादा, पेनिटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग, और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है या मोबाइलों का चलन होता जा रहा है, कैश लेन देन हॉस्पिटलों के होते जा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं इसके अंदर लोग अवेयर्स हो रहे हैं। जो भी लोग नौकरी में लग रहा है, क्योंकि हेल्थ को लेकर के अब जैसे जैसे लोगों की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। मतलब पहले मैं 10 साल जीता था, या मैं समझ लो हमारे जो पहले थे, हमारे अब से 2005 के पहले की जो आदमी थे, उनकी जो एवरेज एज हुआ करती थी वो हुआ करती थी 60 साल के आसपास। लेकिन अभी की जो एवरेज एज है वो हो गई 67 साल के आसपास। मतलब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो बढ़ गई है। अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। और हॉस्पिटलों के बिलों को देखते हुए आदमी अवेयर हो रहा है कि यार इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, क्योंकि कब किसको क्या हो जाएगा कोई तय नहीं है। और क्योंकि जिस तरह से आजकल हमारे यहाँ का आता, हालांकि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो घना ही ख़राब है। मतलब घना मतलब हमारे यहाँ घना मतलब अत्यधिक ख़राब है, क्योंकि वो सरकारों का तो वही चलन है, पुरानी बात है कि वो पोल्यूशन जला लो, यो कर लो वो कर लो, पराली जला रहे, बाकी अपने से कोई कदम नहीं उठाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है, आज से 10 साल पहले का अगर आप चाइना का इतिहास निकाल कर देखोगे तो चाइना में बहुत स्थिति ख़राब थी, लेकिन चाइना ने बड़े बड़े कड़े डिसीजन लिए, उस कारण से आज चाइना अपने आप में संभल गया। चलो, मोदी जी की ट्रंप जी से बात हो गई है, उस कारण से बाजार के अंदर तेज़ी देखने के लिए मिली है। पहली खबर तो ये है, रुपया रिकॉर्ड लो पे आ गया है। 90 रुपये 55 पैसे पर रुपया पहुंच गया है और 90 रुपये 40 पैसे के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। चांदी चांद पर पहुंच गई है, 1 लाख के वो 2 लाख के पार पहुंच गई है, 2,06,000 पे। अब सोने की सोचे तो सोना भी चांद पे है भैया, 1,34,000 पर सोना कारोबार कर रहा है। ICICI AMC का 10,000 करोड़ रुपए का IPO खुला है, 2,061 रुपये से लेकर के 2,165 रुपये का प्राइस बैंड है, और अभी 72% के आसपास वो भर चुका है। बाजार के अंदर मूवमेंट रहेगा। अमेरिका और वेनेजुएला का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि वेनेजुएला में जो क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल के प्रचुर भंडार हैं, और ट्रंप जी चाहते हैं कि यार तू क्या करेगा, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, तो मुझे ही दे दे। क्योंकि वेनेजुएला में इतनी क्षमता है नहीं कि वो अमेरिका से डायरेक्ट फाइट कर सके, और अमेरिका ने अपने प्रेशर टैक्टिक्स के चलते जो अपने समुद्री जहाज़ हैं, अपने फाइटर जेट है, वो उधर घुमाने चालू कर दिए हैं। अभी एक और नया मुखोबा खड़ा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है होने के लिए तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि वेनेजुएला को ज़्यादातर सपोर्ट करता आया है रूस। अगर रूस सपोर्ट कर देता है तो फिर ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ रूस सामने आ जाता है वहाँ अमेरिका युद्ध नहीं लड़ता।
अगर रूस ने सामने से आके वेनेजुएला का सपोर्ट नहीं करा तो जाहिर सी बात है कि वो उसे ठोक पीट के कर देगा बराबर। और अगर रूस आ गया तो फिर बोलते हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं। यही तो हुआ 1971 में, जब 1971 में जब भारत और बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, तो उस समय पे जब इनने 7वां बेड़ा भेजा था अपना, अमेरिका ने, ईगल बेड़ा बोलते थे उसको, ईगल बेड़ा, और अमेरिका का भी बेड़ा था। इधर से आ गया तुम्हारा रूस का 40वां बेड़ा। इनने 40 जहाज भेजे थे, इनने 7 जहाज भेजे थे। तो दोनों आपस में खड़े हुए बतिया रहे, बोला हाँ भाई ठीक है, बोला ठीक है। बोला यार अब चूंकि जब दो बड़ी महाशक्ति है ना भाई, रूस अपने आप में एक्चुअली बात समझो, ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, मैं आपसे बताता हूँ। रूस के पास एक ऐसा इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि रूस का ऐसा कहना है कि अगर धरती पर रूस नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। मतलब ये इन्होंने 1995 में एक ऐसा सिस्टम लागू कर लिया था अपने देश में कि अगर इन केस कभी रूस के ऊपर परमाणु हमला हुआ तो उसका जो कमांड सेंटर है ना, वो ऑटोमेटिक ही कमान लेगा और ये देख लेगा कि आपस में जो रेडिएशन है वो किस तरह का फैल रहा है। और रेडिएशन फैल रहा है, अगर उसे लगा कि वुमेन एक्टिविटी नष्ट हो चुकी है पूरी, तो जितनी भी उनकी परमाणु मिसाइलें हैं ना वो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएंगी। और वो पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ भर के दरक की होंगी, किस किस पर दरक की होंगी, सारा को निपटाऊंगे एक दौरे से। कहने लगा मैं साढ़े को छोड़ दूँगी, निपटा मार। तो इसीलिए रूस को थोड़ा सा, ये मैं वीडियो सोचता हूँ लंबी ना बनी, रोज़ लंबी बन जाती है। खैर, आने वाले समय का जो चांदी और सोने की जैसे चमक सकता है वो है कॉपर, क्योंकि चाइना ने अपने देश के अंदर से डिमांड का जो प्रोडक्शन है वो घटा दिया है। प्रोडक्शन घटाने से हो क्या रहा है कि कॉपर की डिमांड है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के वो बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ईवी, सोलर सेल, डाटा सेंटर या जितने भी तुम्हारा सेमीकंडक्टर जहाँ भी लगेगा तो कॉपर ही ना भाई। अगर मुझे यहाँ डाटा सेंटर लगाना, डाटा सेंटर के आगे मुझे क्या चाहिए, पावर स्टेशन चाहिए। पावर स्टेशन का जो तार से जो बिजली है ना, वो बिजली फ्लो कैसे करूँगा मैं? बिजली तो मुझे कैसे फ्लो करनी पड़ेगी भाई, कहीं ना तार के माध्यम से करनी पड़ेगी। और तार काय का होना चाहिए? कॉपर का। एल्युमिनियम का नहीं चलने का, फूक जाएगा वो। एल्युमिनियम तो जरा सा लोड पड़ते फुस। खैर चलो, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और चांदी चांद पर क्यों है? चांदी चांद पर इसलिए है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनलों के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो ध्यान रखना, बिना वित्तीय सलाहकार मत जाना, नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, काट डालती है। तो इसलिए जो भी कोई डिसीजन लें सोच समझ के लें। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अकाउंट खुलाना है तो आप शेयर खान के साथ अकाउंट खुला सकते हो। जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी क्वेरी है सब कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।